हेलो ए लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के नए सीजन 3 को, जिसमें हमें क्लिंग गेम आर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके एपिसोड नंबर 1 की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है जेनिन घराने की एक पुरानी और शानदार हवेली से। पत्थर की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और हर तरफ घराने की ताकत का एहसास। इसी हवेली के एक लंबे गलियारे में चलता हुआ आता है नाओया जेनिन। चेहरे पर गर्व, आंखों में घमंड और चाल में वो अकड़ जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो समझते हैं कि दुनिया उनके लिए ही बनी है। उसके पीछे एक सेविका चल रही है। नाओया रुककर बड़े आराम से पूछता है कि माँ की मर गई क्या? सेविका कहती है कि घराने के मुखिया की ज्यादा चिंता करो, माँ की नहीं। वो तो वैसे भी आखिरी सांसें गिन रही है। नाओया यह सुनकर बिल्कुल नहीं रुकता, बस हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा चलो बढ़िया है। माँ की दिखने में ठीक है, लेकिन है किसी काम की नहीं। एक मर्द की बात सुनना उसे आता ही नहीं। ऐसी औरत को तो मर ही जाना चाहिए। माई उससे कहीं बेहतर है। शक्ल एक जैसी है दोनों की, लेकिन माई को अपनी औकात पता है। ये बातें सुनकर साफ समझ आता है कि नाओया किस मिट्टी का बना है। ये वो इंसान है जो दूसरों को कमजोर देखकर खुश होता है। थोड़ा आगे चलकर नाओया एक कमरे के दरवाजे पर रुकता है और अंदर झांकता है। वहां पहले से बैठे हैं ओगी जेनिन और जिनिची जेनिन। साथ में एक बुजुर्ग वकील भी है जिसका नाम है फुरुदाते। नाओया अंदर घुसते हुए कहता है, देर हो गई तो क्या हुआ, मेरे आने या ना आने से क्या ही बदलेगा। जेनिन घराने का अगला वारिस तो मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई बेकार हैं और आप अंकल ओगी पिताजी के छोटे भाई होकर भी कुछ नहीं कर पाए। आपकी 2 बेटियां हैं, दोनों इस दौड़ से बाहर हैं। और जिनिची, तुम्हारी शक्ल ही खराब है। काश तुम तोजी पर गए होते। ये सुनकर कमरे में बैठे दोनों गुस्से से नाओया को देखते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते क्योंकि यह तीनों असल में स्पेशल ग्रेड 1 के सोर्सर्स हैं। ताकत में बराबर, लेकिन नाओया की जुबान पर कोई लगाम नहीं है। तभी फुरुदाते अपनी जगह से उठता है। वो एक लिफाफे से कागज निकालता है और कहता है कि जेनिन घराने के मुखिया नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि यह वसीयत तभी पढ़ी जाए जब ओगी, जिनिची और नाओया तीनों एक साथ मौजूद हों। तो अब वो वसीयत पढ़ेगा। कमरे में खामोशी छा जाती है। फुरुदाते पढ़ना शुरू करता है। पहली शर्त यह है कि नाओया जेनिन को जेनिन घराने का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। दूसरी शर्त यह है कि सारी जमीन, जायदाद और जुजुत्सु हाई के गुप्त तहखानों में बंद शापित शक्तियां अब से नाओया के अधिकार में होंगी, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने के लिए नाओया को ओगी या जिनिची की लिखित अनुमति लेनी होगी। नाओया के चेहरे पर हल्की सी खुशी आती है। वो कहता है, चलो ठीक है, लेकिन फुरुदाते रुकता नहीं। वो आगे बढ़ता है, एक शर्त और है। अगर किसी कारण से सातोरु गोजो की मृत्यु हो जाती है या वो किसी भी कारण से अपनी समझ खो देते हैं तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ पुराना समझौता लागू होगा। मेगुमी फुशिगुरो का जेनिन घराने में स्वागत किया जाएगा और वही इस घराने का अगला मुखिया बनेगा। सारी जायदाद और शापित शक्तियां उसी के नाम हो जाएंगी। ये सुनते ही नाओया का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में लगभग चिल्लाता है, ये गलत है। ये दोनों जानबूझकर चुप बैठे थे। इन्हें पहले से पता था ये फुशिगुरो है कहां आजकल। सेविका बताती है कि वो टोक्यो में है। यूजी इतादोरी को ढूंढने गया है। यूजी सुकुना का वेसल है। नाओया एक पल के लिए रुकता है, फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आती है। वो कहता है, जाओ सबको बता दो। नाओया जेनिन अब सुकुना के वेसल को खत्म करने जा रहा है और फुशिगुरो तो उसके साथ होगा ही। एक ही बार में दोनों का खेल खत्म। अब सीन बदलता है। टोक्यो, रात का वक्त। पूरा शहर तबाह पड़ा है। इमारतें टूटी हुई हैं, सड़कें वीरान हैं और हर तरफ शिबुया की तबाही के निशान हैं। इसी तबाह शहर की एक सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा है यूजी इतादोरी। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, लेकिन उससे भी गहरे निशान उसकी आंखों में हैं। वो अंदर से टूटा हुआ है। शिबुया में जो हुआ वो भूल नहीं सकता। सुकुना उसके शरीर में था और उसने सैकड़ों मासूमों को मार दिया। यूजी चाहकर भी उस बोझ को नहीं उतार सकता। तभी जमीन फटती है और कई भयानक शापित आत्माएं बाहर निकलती हैं। यूजी बिना एक पल गंवाए ताली बजाता है। ये उसकी चाल है। सारी शापित आत्माएं उसकी तरफ खिंचाती हैं। तभी चोसो आता है। यह वही है जो कुछ वक्त पहले यूजी का दुश्मन था, लेकिन अब उसका साथी है। दोनों मिलकर शापित आत्माओं पर टूट पड़ते हैं। चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड तकनीक से एक साथ कई आत्माओं को खत्म करता है। यूजी अपनी शारीरिक ताकत से बाकियों को एक एक करके मारता है। लड़ाई खत्म होती है। सड़क पर फिर से खामोशी छा जाती है। चोसो यूजी के पास आता है और पूछता है कि जहां ब्लैक फ्लैश लगा था वहां दर्द तो नहीं है? यूजी कहता है कि ठीक है, शायद सुकुना की वजह से जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी ताकत पहले से और बढ़ती जा रही है। यह भी महसूस हो रहा है। चोसो कहता है कि यूजी को वापस जुजुत्सु हाई चले जाना चाहिए। वो खुद अपने भाइयों की अस्थियां लेने जाएगा। यूजी एक पल के लिए रुकता है, फिर धीरे से कहता है कि बात वापस जाने या न जाने की नहीं है। सुकुना मेगुमी का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहा है और उसके हाथों पहले ही बहुत खून बह चुका है। वो अब किसी के साथ नहीं रह सकता। अगर जिसे आज बचाया वो कल किसी और का खून करे तो क्या करोगे? फिर वो चोसो की तरफ देखता है और कहता है कि उसने उसके भाइयों को मारा था। फिर भी चोसो उसके साथ
साथ क्यों है? चोसो जवाब देता है कि वो एक हादसा था। अगर उसकी जगह एसो और केचिजू होते तो वो भी यही करते। बात माफी की नहीं है, बात यह है कि भाई का साथ देना ही भाई का फर्ज होता है। ये सुनकर यूजी कुछ नहीं कहता, बस आगे चलने लगता है। दोनों एक पुल के नीचे से गुजर रहे होते हैं। तभी ऊपर से एक आवाज आती है। यूजी और चोसो ऊपर देखते हैं। वहां खड़ा है नाओया जिनिन, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। नाओया ऊपर से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और यूजी, तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। गोजो यहाँ नहीं है तो अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। उनके डर की वजह से हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे, लेकिन अब यूजी पूछता है कि यह कौन है। नाओया नीचे उतरता है और बताता है कि वो माकी का कजिन है और वो यहाँ असल में मेगुमी को मारने आया था, लेकिन अब यूजी को भी ठिकाने लगा देगा। कहते कहते नाओया बिजली की तरह यूजी के पीछे पहुंचता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। यूजी दूर जा गिरता है। चोसो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन नाओया उसके भी पीछे पहुंच जाता है और उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। ये दोनों समझ नहीं पा रहे कि नाओया इतना तेज कैसे है। कोई ना कोई तकनीक जरूर है उसके पास। चोसो मन में सोचता है कि इसके पास कोई ऐसी तकनीक है जो इसे असाधारण रफ्तार देती है। नाओया मन में सोचता है कि यूजी तो ठीक है, लेकिन यह दूसरा बंदा कौन है? तभी हवा भारी हो जाती है, एक ऐसी शापित ऊर्जा जो पूरे माहौल को दबा देती है। यूजी के मन में एक पल के लिए आता है कि कहीं यह गोजो सेंसेई तो नहीं, लेकिन जब वो पलटकर देखता है तो सामने खड़ा है युता ओक्कोत्सु। वो एक ऊंची इमारत से नीचे कूदता है। जिस गाड़ी पर उतरता है वो पूरी तरह पिचक जाती है। इतनी ताकत है उसकी। नाओया तुरंत पहचान लेता है। वो कहता है कि तुम युता ओक्कोत्सु हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम सौंपा गया है। मैं भी यहाँ इसी काम से आया था, लेकिन अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोसो यूजी से कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। युता बिल्कुल गोजो सेंसेई जैसा है, अगर उसे लड़ोगे तो मारे जाओगे। मैं नाओया को संभालता हूँ। यूजी वहां से भागने लगता है, लेकिन युता उसके ठीक पीछे है। अब दो लड़ाइयां एक साथ शुरू होती हैं। एक तरफ चोसो और नाओया, दूसरी तरफ यूजी और युता। चोसो अपनी ब्लड तकनीक से नाओया पर हमला करता है, लेकिन नाओया बच जाता है और कहता है कि पियर्सिंग ब्लड को चार्ज होने में वक्त लगता है, इस बीच वो आराम से वार कर सकता है। चोसो कहता है कि जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाया हो वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ यूजी और युता की लड़ाई भयानक है। युता के हमले इतने तेज हैं कि यूजी को समझ नहीं आ रहा कि कब कौन सा वार आएगा। युता एक पूरी गाड़ी उठाकर यूजी पर फेंकता है। यूजी मुश्किल से बचता है। यूजी मन में सोचता है कि यह सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जो गोजो सेंसेई जैसा स्पेशल ग्रेड सोर्सर है। इसकी शापित ऊर्जा बेहिसाब है। युता खुद बताता है कि वो दिखने में कमजोर लगता है, लेकिन है नहीं। उसके पास गोजो सेंसेई से भी ज्यादा शापित ऊर्जा है, लेकिन गोजो के पास 6 आयज है जो उनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने देती। इसीलिए वो नंबर 1 है। युता की ऊर्जा खत्म हो सकती है, लेकिन तब तक वो बेहद खतरनाक है। यूजी एक चाकू उठाता है। गोजो सेंसेई ने सिखाया था कि कुछ सोर्सर्स हथियार भी इस्तेमाल करते हैं, बस शापित ऊर्जा को उस पर केंद्रित करना आना चाहिए। यूजी अपना चाकू आगे करके युता की कटाना रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युता कहता है कि तुम तलवार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और एक जोरदार मुक्के से यूजी को दूर उड़ा देता है। यूजी वापस आता है और एक लात मारकर युता की कटाना तोड़ देता है। युता एक पल के लिए हैरान होता है, आखिर यह गोजो सेंसेई का शिष्य है। अब यूजी सोचता है कि बिना हथियार के शायद बेहतर लड़ पाए और वो युता पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ आता है। एक विशाल शापित आत्मा रीका ने पीछे से यूजी को दबोच लिया। यूजी हिल भी नहीं पा रहा। यह शापित आत्मा युता की है जो उसके साथ हमेशा रहती है। उसकी पकड़ में आने के बाद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। यूजी की आंखों में घबराहट है। युता धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आता है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो धीमी आवाज में कहता है कि इसे हिलने मत दो, और फिर बिना रुके बिना सोचे युता अपनी टूटी हुई कटाना यूजी के सीने में घुसा देता है। यूजी के मुंह से दर्द की एक चीख निकलती है। खून जमीन पर बहने लगता है। यूजी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उसका शरीर नीचे की तरफ झुकने लगता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है।